चलो स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक। मोबाइल फोन साइलेंट करने बाकी है जिनके कर लो, और वो जो मिसाइल लेके आए हो सारी वो भी संभाल के रखना। चलो चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ बातें मत करो, ध्यान दो। चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट अपना चल रहा था, उसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन के ऊपर बात हो रही थी, तो वो टॉपिक अपने कंटिन्यू करते हैं। वो फैन जो भी चल रहा है ना पीछे, उसको 1 पे चलाना। मेरे पास एक्चुअली माइक नहीं है, 1 पे है ना, वो वाला भी देख लेना तो ठीक है। एक्चुअली माइक नहीं है ना इसलिए। चलो देखें आगे। जो टॉपिक्स अपने पेंडिंग है वो कवर अप कर लेते हैं। पेज नंबर 65 पे लास्ट में बात हो रही थी ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स की, और उसमें स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स जो रिपीट थे, मैंने आपको बोला था कि रीडिंग में आप कवर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद कुछ पॉइंट्स और दे रखे थे आगे जो डिस्कस किए नहीं थे, हम आज देखने वाले थे, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं। 65 पेज पे देख लो आप। पॉइंट नंबर 1 से आपको जो दिख रहा है ना वो सारे देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। उसके पहले वाला पॉइंट, however in spite of the power to alter its articles the company can exercise this power subject to certain limitations। मतलब ऑल्टरेशन का आपके पास पावर है, आर्टिकल्स को आप ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस फिर भी रहेंगी। वो लिमिटेशंस क्या है वो यहाँ पे बोलिए, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑल्टरेशन मस्ट नॉट एक्सीड द पावर्स गिवन बाय मेमोरेंडम। ये ऑब्वियस है, हमने देखा था सबसे सुपीरियर है अपना कंपनीज एक्ट, उसके बाद आता है मेमोरेंडम और उसके बाद आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अगर आप कुछ भी ऑल्टरेशन कर रहे हो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऑल्टरेशन मेमोरेंडम को ओवरराइड ना करे, ये ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप आर्टिकल्स में ऐसे चेंजेस कर दो जो मेमोरेंडम से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। मेमोरेंडम इज सुपीरियर देन आर्टिकल्स, वो पॉइंट का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाकी आप उस लिमिट में आपको जो ऑल्टरेशन करना है आप कर सकते हो, लेकिन मेमोरेंडम को क्रॉस करके उससे आगे नहीं जा सकते, या उसके कंपैरिजन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ही। इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम विल प्रीवेल। वो हमें पता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट तो मेमोरेंडम का होगा, आर्टिकल्स हमेशा उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, द ऑल्टरेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और एनी अदर स्टैच्यू। सेम बात हो गई। आर्टिकल जो मैंने आपको अभी रैंकिंग बताई कि भाई एक्ट सबसे सुपीरियर है, फिर मेमोरेंडम है, और उसके बाद आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल्स अगर मेमोरेंडम को ओवरराइड नहीं कर सकते तो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर पाएंगे क्या? एक्ट में जो लिखा है उसके अगेंस्ट जा सकते हैं? नहीं। अच्छा, कंपनीज एक्ट के अलावा और कोई एक्ट को ओवरराइड कर ले तो चलेगा? वो भी नहीं चलेगा ना। हर एक्ट की रिस्पेक्ट तो इक्वल लेवल पे होगी, और आर्टिकल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनके सबऑर्डिनेट रहेगा। दैट मीन्स नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, लेकिन अदर एक्ट्स जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनी से रिलेट करते हैं, वो सारे लॉज को फॉलो आपको आर्टिकल्स में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एंटिटी लिस्टेड है तो सेबी के एक्ट का आपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर बॉक्स में एक केस दे रखा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वेयर अ रिजोल्यूशन वाज पास्ड एक्सपेलिंग अ मेंबर and authorizing the director to register the transfer of his share without an instrument of transfer, the resolution was held to be invalid। ऐसा हो सकता है कंपनी के डायरेक्टर्स एक मेंबर को एक्सपेल कर दे? ये हमने बात की थी कंपनीज एक्ट में भी, एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। तो मैंने आपको बोला कि ये चीज अलाउड नहीं है। एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर बाय डायरेक्टर कैसे पॉसिबल है? कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी के मालिक को कंपनी से निकाल दे, ये नहीं हो सकता। तो अगर आपने ऐसा एक्शन लिया भी है, दैट इज अगेंस्ट द रूल्स, और वो नहीं चलेगा, और वो एक्शन इनवैलिड माना जाएगा। भले आप उसको आर्टिकल्स में क्यों ना लिख दो, फिर भी वो इनवैलिड ही रहेगा, बिकॉज एक्ट के बेसिक रूल के अगेंस्ट आप जा रहे हो, वो नहीं हो सकता। ऑन दी अदर हैंड, आर्टिकल्स में इम्पोज ऑन द कंपनी कंडीशन स्ट्रिक्टर देन दोज प्रोवाइडेड अंडर लॉ। ऐसा कुछ अपन ने डिस्कस किया। आर्टिकल्स में ऐसी कंडीशंस हम लगा रहे हैं जो कंपनीज एक्ट से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा कुछ। उसके लिए टर्म था एक, क्या था? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ये वर्ड अपन ने डिस्कस किया था। एंट्रेंचमेंट का मतलब मैंने आपको समझाया था, हमने 1-2 बार डिस्कस किया उसको, कि जो भी कंपनीज एक्ट में जो रूल्स हैं, हम वो रूल्स तो फॉलो करेंगे, लेकिन हमारी कंपनी के लिए हम और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इंपोज कर रहे हैं फॉर बेटर मैनेजमेंट। तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं? तो दिस इज अलाउड, उसमें कुछ इलीगल नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको कोरम वाला दिया था कि डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें जो कोरम का क्राइटेरिया है 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, अगर हम हमारी कंपनी के लिए वो रेशियो बढ़ा के 75% या 80% भी करना चाहते हैं, दैट इज नॉट इलीगल। वो जो मिनिमम 2 और 1/3 बोला है वो तो फॉलो हो ही रहा है, उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट हम क्यों बन रहे थे? कि हमारी कंपनी का डेकोरम और डिसिप्लिन ज्यादा अच्छे से मेंटेन हो और एफिशिएंसी आए। क्योंकि 1/3 बोलेंगे तो बाकी के 66% डायरेक्टर्स मीटिंग में आएंगे ही नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा? तो कंपनी उनको पे कर रही है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अटेंडेंस का क्राइटेरिया बढ़ा सकते हैं। दिस इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, वो उसके पैरेलल ही है। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस आर लीगल एंड इट इज अलाउड, ये बात वापस यहाँ पे हो रही है। तो वो टर्म के साथ साथ आप लिख लो, मतलब ये पॉइंट के साथ
आप साइड पे लिख लो दिस इज एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एग्जाम के दिन पे आप पढ़ोगे तो वर्ड पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा अंदर क्या है, मे भी पूरा सेंटेंस रीड करने की जरूरत ना पड़े। जितना टाइम बचा लोगे ना आखिरी दिन पे वो बहुत काम आएगा, क्योंकि तब 15 मिनट भी बहुत फर्क पड़ जाते हैं। क्योंकि दिन आपके पास भले एक ग्रुप अगर आप अपियर कर रहे हो तो एक दिन का गैप है बीच में, लेकिन फिर भी एक दिन में 300-400 पेज की बुक को पूरा रिवाइज करना वो तभी पॉसिबल है जब आपने स्टार्टिंग से उसके पीछे मेहनत की है। तो ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं सारा आप नोट डाउन कर रहे हो, घर पे रीड कर रहे हो, उसका बेसिक आइडिया ही वो है कि लास्ट वो जो एक दिन होगा उसमें 400 पेज की बुक कोई तभी घुमा सकता है जब उसने उसको बार बार पढ़ा है। वो लास्ट में लेके बैठेगा और सोचेगा एक दिन में 400 पेजेस पढ़ लूँ, तो 40 पेज पढ़ना भी पॉसिबल नहीं। ये पहले से पढ़ा होगा तो क्या होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी एक वो लर्निंग का इफेक्ट होता है। एक काम अगर आप बार बार कर रहे हो ना तो वो काम करने की जो स्पीड है आपकी और एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, वो इंप्रूव होती जाती है एवरी टाइम। जब भी आप उसको अगेन नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो इससे कम टाइम ही लगेगा आपको। तो ये चीज 3-4 बार बुक रोटेट करने के बाद आखिरी दिन पे वो ग्रिप आती है कि हाँ भाई ये पॉइंट याद आ गया, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पढ़ लिया, अब अंदर का पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है। तो एक पैराग्राफ पढ़ने में आपका जितना टाइम जाता है आपने पूरा बचा लिया। ऐसा 100 जगह होने वाला है बुक में, तो ये आपके पेजेस कट डाउन होंगे। तो जो 400 पेज अगर आपको दिख रहे हैं ना, इफेक्टिवली लास्ट डे पे रीडिंग करते टाइम वो 150 to 200 के अंदर सम अप हो जाने चाहिए। मतलब बाकी का कंटेंट ऐसा है जो आपके वर्ड्स में आपने साइड पे नोट डाउन किया या हेडिंग में लिखा वो पढ़ के खत्म हो गया, अंदर का पढ़ना ही नहीं पड़ा। अगर उतनी आपकी एक्यूरेसी आएगी ना तो आपकी पूरी बुक लास्ट दिन पे रोटेट होगी। और रिविजन का एक्चुअली में फर्क पड़ता है। अगर आप आखिरी दिन पे 20 में से 4 चैप्टर पढ़ के नहीं गए हो, आपको चैप्टर आते हैं बट क्योंकि आपने लास्ट डे पे उसको एक बार देखा नहीं है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं है और उसको रिकॉल करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम में फिर अपने पैनिक हो जाते हैं कि यार मेरा तो इतना बाकी है, ये है वो है। तो लास्ट डे पे कोशिश हमें करनी है कि पूरी बुक को हम रिवाइज करके जा सके। और उसके लिए अभी से आपको ये डे 1 से मेहनत करनी है जब मैं आज पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बीच बीच में ये सब चीजें लिखते जाओ। मेरी खुद की हैबिट है, मैं अगर पढ़ता हूँ ना तो बुक में लिखा हुआ है सब कुछ, बट साइड पे मैं अपने वर्ड्स में ना उसमें से क्रक्स में शॉर्ट में चीजें लिखता जाता हूँ। काफी इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ता हूँ ना, एक तो क्या है ना, आप एक सेंटेंस लिख रहे हो, वो सेंटेंस लिखते टाइम आपने अनकॉन्शियसली उसको इतनी बार पढ़ लिया ना, आपको रियलाइज भी नहीं हो आपने कितनी बार वो बात को पढ़ लिया, अपने दिमाग में उसको रिवाइज कर लिया एक सेंटेंस लिखने से। अब नेक्स्ट टाइम जब आप वही अपने हाथ का लिखा हुआ पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको मोमेंट रिकॉल होगा जब आप लिख रहे थे पिछली बार, वो रिकॉल होता ही है। और वो कहीं ना कहीं वो रिकॉल करने से ही हमें वो चीजें बार बार जल्दी याद होती है और नेक्स्ट टाइम रिवीजन में अपना टाइम सेव होता है। तो ये आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली मेंटेन करना है कि जितना हो सके एक एक पैराग्राफ को अगर आप एक वर्ड में सम अप कर सकते हो, लास्ट डे के लिए आप ये मेहनत कर रहे हो। नहीं तो लोग बोलते हैं सर थियरी पहले से पढ़ते याद तो कुछ रहता नहीं है, तो फिर अपने लास्ट डे पे मिल लेते, 400 पेज में आपको सुबह से रात तक बिठा के पढ़ा देता, और अगर वैसे याद हो जाता है तो अगले दिन जाके एग्जाम दे आते। बट वो पॉसिबल नहीं है, आपको पता है। रियल तरीका यही है कि बार बार उसको पढ़ना है, उसके ऊपर आपको एफिशिएंसी अपनी डेवलप करनी है, एक्यूरेसी डेवलप करनी है, ताकि आखिरी दिन पे रिवीजन हो सके। क्लियर? चलो देखें आगे। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन वाला पॉइंट आपको पता चल गया। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या बोला। आर्टिकल्स मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज इलीगल। ठीक है, मेन वर्ड वही है, इलीगल। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब जो कंट्री के फेवर में ना हो, कंट्री के लोगों के फेवर में ना हो, तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया, ऐसा आपने बोल सकते हैं। तो जनहित में बोलते हैं ना, ठीक है, तो उसके खिलाफ हो गया। द ऑल्ट्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल। अगेन बोनाफाइड एक वर्ड अंडरलाइन कर लिया, मोर देन इनफ, कि भाई कंपनी के फेवर में होना चाहिए। ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट कंस्टिट्यूट अ फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी बाय अ मेजोरिटी। माइनॉरिटी मेजोरिटी मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा है, उनके पास जो कैपिटल है कंपनी में वो मेजर क्वांटिटी में है, और बाकी के लोग जो दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहे हैं बहुत कम क्वांटिटी में शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे डिसीजंस ना लिए जाए जो क्लियरली ये शो करते हैं कि वन साइडेड हो रहा है। मेजोरिटी के पास क्योंकि मेजोरिटी है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और वो जो दूसरी कैटेगरी के शेयर होल्डर्स कम क्वांटिटी में होल्डिंग रखते हैं उनके राइट्स जो उनको मिलने चाहिए बेसिक, वो भी उनसे छीन रहे हैं। तो इस तरीके के एक्शंस गलत होंगे और वो नहीं अलाउ किए जाएंगे, ये क्लियर कर दिए। तो अमेंडमेंट के टाइम, ऑल्ट्रेशन के टाइम ये सब बातें क्लियर रहनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स करके बॉक्स में वापस से वही समझाया हुआ है। और सेकंड पॉइंट में उसमें केस लॉ दे रखा है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या बोला। द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट नो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक डेट पे जाके चेंजेस आज कर रहे हैं, इफेक्टिव कोई पास्ट डेट से होगा या प्रीवियस डेट से होगा, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। अफेक्ट द प्रेजुडाइस ऑफ द कंसेंटिंग ओनर्स ऑफ शेयर्स द राइट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट टेक अवे द राइट अक्रूड। After a transfer of share is lodged, the company cannot have a right of lien so as to defeat the transfer। मतलब एक बार एक्शन हो चुका है, जैसे ट्रांसफर की बात हो रही है, मैंने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए आपको और आपके नाम पे कंपनी ने ट्रांसफर रजिस्टर भी कर दिया। अब इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली।
तो ये लेट नहीं हो गया, ये पहले करना चाहिए था ना, अगर उनको करना ही था। मैंने मेरे शेयर आपको बेच दिए, आपने पैसे देके शेयर खरीद लिए, अब अगर उन शेयर्स पे वो मेरे खिलाफ राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें मुझसे ज्यादा नुकसान तो आपका हो रहा है, क्योंकि आप मुझे पैसे दे चुके हो उसके। तो ऐसी चीजें रेट्रोस्पेक्टिवली करके आप मेंबर्स की परेशानी नहीं बढ़ा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज अगेंस्ट में जाएगी, ये बोनाफाइड नहीं है, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट, articles cannot be altered so as to compel an existing member to take or subscribe for more shares or in any way increase his liability to contribute to the share capital unless he gives consent in writing। ये बात भी अपन कर चुके हैं पहले, liability clause के बारे में बात हो रही थी। existing member की liability उसके कंसेंट के बाद, उस मतलब उसके कमिटमेंट के बाद कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बाद में थोड़ी ना बढ़ा सकते हो। अब आप एक कंपनी में शेयर्स खरीद रहे हो 1 लाख रुपए के, तो आपने माइंड प्रिपेयर कर लिया कि 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे इन एनी कंडीशन, लेकिन अब वो 1 लाख को बढ़ा के वो 2 लाख 3 लाख कर देंगे तो आप अरेंज कर पाओगे क्या? और अगर कर भी पाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि देना ही पड़ेगा, आपकी विल के अगेंस्ट हो गया ना, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए आप कंसेंट दे रहे हो, फ्री कंसेंट दे रहे हो, देन इट इज ओके, वो एक बार बोला है, लेकिन अदरवाइज आप किसी भी तरीके से लायबिलिटी इंक्रीज करके प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बाय इफेक्टिंग ऑल्टरेशन इन आर्टिकल्स अ कंपनी कैन नॉट डिफीट एस्केप फ्रॉम इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस विद एनी पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को पूरा ना करने के इंटेंशन से आपने आर्टिकल्स में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए कि चेंजेस करते ही वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वॉइड हो गया, और आपने बोला अब तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, हम तो फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सामने वाली पार्टी, उसके साथ चीटिंग हो गई? वो बोले जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब मैंने भी आर्टिकल्स पढ़े थे, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल्स के हिसाब से था। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना है तो आप लोग क्या कर रहे हो, आर्टिकल्स को अल्टर कर रहे हो उस तरीके से कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, वॉइड हो जाए और आप अपनी लायबिलिटी से बच जाओ। तो ये तो किसी भी पार्टी के साथ आपने चीटिंग की है, चीटिंग से कम नहीं। तो बोला ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरीके का ऑल्टरेशन इस इंटेंशन से अगर किया जाए या अनइंटेंशनली भी किया जाए लेकिन आउटकम ये निकले तो वो नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो पहले कर लिए थे वो उस टाइम के आर्टिकल्स के हिसाब से आज भी कंटिन्यू होंगे, ये क्लैरिफाई किया। बॉक्स में अगेन जो 8th वाला पॉइंट है उसमें सेम बात बोली है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंजेस नहीं कर सकते, सेम ही बात बोली हुई है, नथिंग न्यू। 9th पॉइंट में बोल रहे हैं द ऑल्टरेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 397, 398, 404 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ये 1956 के सेक्शन है 397, 398। अभी आज अपने नए एक्ट में 2013 में ये सेक्शन 240 वाली रेंज में कवर होते हैं। चैप्टर नंबर 12 है कंपनीज एक्ट का अपना, उसके अंदर ये टॉपिक कवर होते हैं। मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे अपन कंपनीज एक्ट में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 12 में 2 पार्ट्स है, ए और बी। एक में मर्जर अमालगमेशन की बातें हो रही है और एक में मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन की बात हो रही है, वो सेक्शन से यहाँ रिलेटेड है। तो 397 जो पुराने एक्ट में था वो आज के एक्ट में 240, 241, 242 ये ब्लॉक हो गया, तो सेक्शन नंबर चेंज हो गए वैसा। ठीक है, आप वहां पे नोट करके रख सकते हो कि कवर्ड अंडर चैप्टर नंबर 12 ऑफ कंपनी लॉ। तो वहां जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ ही जाएगा, तो रिलेट हो जाएगा। आगे देखें, सब्जेक्ट टू द फोरगोइंग कंडीशंस आर्टिकल्स इन अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड एंड नो क्लॉज कैन बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स दैट इज नॉट ऑल्टरेबल। मतलब समराइज कर दिया कि आप आर्टिकल्स को आराम से ऑल्टर कर सकते हो। अच्छा, आर्टिकल्स में ऐसा कोई क्लॉज एंटर नहीं कर सकते जिससे ये पता चले कि आर्टिकल्स ऑल्टरेबल ही नहीं है। आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन, उसका अमेंडमेंट एक बेसिक राइट है जो एक कंपनी के मैनेजमेंट के पास एनी टाइम रहता है। वो राइट उनसे कोई छीन नहीं सकता और वो राइट वो चाह के भी सरेंडर नहीं कर सकते, और अपने आर्टिकल्स में खुद ऐसा नहीं लिख सकते कि हम खुद ही अपना राइट जो है क्विट कर रहे हैं। हमने आर्टिकल्स में लिखवा दिया है कि ये परमानेंट है और कभी भी अमेंड नहीं हो पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर के ही अगेंस्ट हो गया। तो ऐसा क्लॉज अगर आप आर्टिकल में रख भी देते हो, वो क्लॉज की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। आया समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। आपको ये चीज वो लोग एक स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, ये जो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट पकड़ते हैं ऐसे टॉपिक्स में, लॉ वाले केस में, कि आपने कितना डिटेल में उसको पढ़ा है। अब सीधा एक कमेंट करके एक स्टेटमेंट बना दिया, आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एज द कंपनी हैज इटसेल्फ इंक्लूडेड अ क्लॉज रिगार्डिंग द सेम। कमेंट, कंपनी ने खुद ही एक क्लॉज लिख दिया कि हमारे आर्टिकल्स जो है इन फ्यूचर अगले 100 साल में भी कभी ऑल्टर नहीं हो पाएंगे, हम खुद ही लिख रहे हैं, और सारे शेयर होल्डर्स स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं। बोलो ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा। अब इसमें एक लाइन को समझाने के लिए अगर 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया तो लिखोगे क्या, पॉइंट्स क्या बनाओगे? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट है। ये ऐसे ही करते हैं, एक सेंटेंस पकड़ लेंगे, कमेंट। अब 4 मार्क का आंसर बनाना है तो पेज कैसे भरेंगे, कुछ कंटेंट तो चाहिए। तो सीधी बात है, वो आपसे ना पूरा एक समरी मांग रहे हैं। बात किस चीज की हो रही है? आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स की ऑल्टरेशन की। तो बात शुरू वहीं से करो, जो अंदर टर्म्स हैं उनको पहले समझाना स्टार्ट करो, क्योंकि कंक्लूजन में तो यही लाइन कॉपी पेस्ट करनी है आपको, और तो कुछ है ही नहीं ना समझाने के लिए। जो उन्होंने बोला है कमेंट, तो बोले नहीं दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग,
बट उस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करने के लिए उसका बैकग्राउंड तो समझाना पड़ेगा कि होता क्या है। आप पेपर लिखते टाइम ये अज्यूम करो कि चेकर को कुछ नहीं पता है व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपके आंसर को पढ़ के उसको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है। अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे आंसर अपने आप बनेगा। पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते क्या है, उसका बेसिक बाई लॉज होते हैं कंपनी के, मेमोरेंडम के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है, वर्किंग रूल्स की बात होती है, वो समझा दो। आर्टिकल्स को ऑल्टर करने का जो राइट है वो शेयर होल्डर्स के पास होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, सेक्शन 14 के थ्रू हम ये कर सकते हैं, वो बता दो। और फिर आप उस पॉइंट पे आओ कि ऑल्टरेशन जो है दैट इज अ बेसिक राइट, वो कंपनी के मैनेजमेंट से या कंपनी से छीना नहीं जा सकता है, कंपनी खुद भी वो राइट को रेलिंक्विश या क्विट नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो कि आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन करना इज सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट एंड अदर एक्ट, जो अपन ने पीछे देखा, वो रिलेटेड पॉइंट्स का आप यूज कर लो। देन आप लास्ट में इस सेंटेंस के ऊपर आ जाओ जो उन्होंने क्वेश्चन में यूज किया और उसके ऊपर अपना कंक्लूजन दो, अपने आप आपका आंसर बन जाएगा। अब ये चीज आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैं रेडी करके नहीं दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, ये आंसर याद कर लेना, ये लिख देना। अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी और ये तरीका सीखना पड़ेगा कि ऐसा अगर वो लोग पूछते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर या उस स्टेटमेंट के अंदर कौन से टॉपिक्स पे बात हो रही है, तो उन टॉपिक्स को पहले एक एक करके समझाओ एंड देन उस कंक्लूजन पे आओ। और मुझे आपको ये बात समझानी है तो पहले मुझे बताना पड़ेगा ना आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसके बाद ही मैं आपको ऑल्टरेशन समझा सकता हूँ और उसके बाद ये पॉइंट पे बात हो सकती है। तो आपको भी उसी सीक्वेंस में अपना आंसर प्रेजेंट करना है और डेफिनेटली आपको उसके मार्क्स प्रॉपर मिल जाएंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर? चलो देखें आगे। नेक्स्ट पॉइंट में वही बोल दिया, पर्सन हु बिकम मेंबर हैव नो राइट टू अज्यूम दैट द आर्टिकल्स विल ऑलवेज रिमेन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। आप ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हो? आर्टिकल्स है, कंपनी तो परपेचुअल है, कभी तो ऐसा मौका आएगा कि आर्टिकल्स में कोई चेंज होंगे, नथिंग कैन बी परमानेंट, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने ही वाले हैं। तो आप ऐसा अजम्पशन लेके मत बैठ जाओ कि मैं जब मेंबर बना था आर्टिकल्स में ये लिखा था तो मुझे लगा हमेशा यही रहेगा। ऐसा कहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि हमेशा यही रहेगा? चेंजेस तो हो ही सकते हैं बट वो चेंजेस बोनाफाइड होंगे, कंपनी के फेवर में होंगे, उतना अश्योरेंस दे सकते हैं, बट चेंजेस नहीं होंगे ऐसा अश्योरेंस नहीं दे सकते और ऐसा अजम्पशन हमें लेना भी नहीं चाहिए। As already mentioned, the company is not prevented from altering its articles on the ground that such alteration would be breach of a contract, but an action for damages may lie against the company। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब ये थोड़ा सा पढ़ के आपको परेशान कर देगा कि यार अभी ऊपर बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट कि आर्टिकल्स में ऐसे कोई भी चेंजेस आप मत करना जिससे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ जाए और वो इलीगल या वॉइड बन जाए या आपके ऊपर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस आ जाए। अब देखो इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, बोले आप आर्टिकल्स में जो चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। एक स्टेप आगे बढ़ के इसमें बात हो रही है, इससे आपके कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, तो आपको ना ऑल्टरेशन करने से मना नहीं कर रहे, कर लो ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का इफेक्ट क्या होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर बैठोगे। जैसे आप आर्टिकल्स में ऐसे चेंज करोगे जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के खिलाफ जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी तो ये बातें लिखी होगी ना कि अगर ऐसा आपने इन फ्यूचर कभी किया तो दैट विल अमाउंट टू ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा, यू विल हैव टू कॉम्पनसेट द अदर पार्टी। आ रहा है समझ में? आपके ऊपर लीगल इंप्लीकेशन आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑल्टरेशन से वो टोटली डिनाई कर रहे हैं, बट वो ये बोल रहे हैं कि ध्यान रखना ऑल्टरेशन करोगे और ऐसा ऑल्टरेशन करोगे जो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाएगा तो पेनल्टी या जो भी कॉम्पनसेशन है वो पे करने के लिए रेडी रहना। बहुत बार कंपनी इसके लिए रेडी होती है कि हम पेनल्टी पे कर देंगे लेकिन हम चेंज तो कर रहे हैं, क्योंकि अगर लार्जर पिक्चर देखी जाए, लॉन्ग टर्म में कंपनी की बात की जाए फ्यूचर के लिए, तो ये चीज सही है कि हम ऐसा चेंज करें। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट वो जा रहा है और सामने वाली पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीच हो रहा है, तो मान रहे हैं ना अपनी लायबिलिटी, और जो कॉम्पनसेशन चाहिए हम देने को रेडी है। पैसा देके अगर सामने वाले को फ्री कर दे तो उसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो ऑल्टरेशन आप करो, लेकिन बैकएंड में ध्यान रखना कि ऑल्टर करते ही ये आपके ऊपर लायबिलिटी आने वाली है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच होने वाला है। तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट देन आप ऑल्टरेशन करो, अदरवाइज ऐसा ऑल्टरेशन मत करना। ये एक स्टेप आगे बढ़ के उन्होंने ये बात समझे। आया समझ में? तो पहले तो बोल रहे थे कि ऐसा ऑल्टरेशन करना नहीं चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो अवेयर रहना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को रेडी हो तो ठीक है ऑल्टरेशन कर लो। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट देखें। नीचे सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के बारे में सेम बात बोली हुई है, कुछ नया नहीं है उसमें। आगे बढ़ सकते हैं अपने। मैनर ऑफ ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट में देखें क्या बोला है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। या तो आप पूरा ही नया सेट ऑफ आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर लो, पुराने वाले पूरा कैंसिल कर दो, नए वाले आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर लो, ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एग्जिस्टिंग आर्टिकल में कुछ नए क्लॉज ऐड कर दो, कुछ पुराने क्लॉज डिलीट कर दो, ये भी एक ऑप्शन है। डिलीशन वाला भी रिपीट हो गया। एग्जिस्टिंग क्लॉज को अमेंड कर दो, एग्जिस्टिंग क्लॉज को चेंज कर दो। तो बात वही है कॉमन सेंस वाली कि आर्टिकल्स में आपको चेंजेस करने को बोला जाए तो आप क्या करोगे, बोले सर ये क्लॉज हटा देते हैं, ये क्लॉज ऐड कर देते हैं, ये क्लॉज वही रखते हैं, उसकी लैंग्वेज मॉडिफाई कर देते हैं, या एक काम करते हैं पूरे ही आर्टिकल्स चेंज कर देते हैं। यही सारे ऑल्टरनेटिव्स कॉमन सेंस लगाओगे तो पॉसिबल है, और यही पॉइंट्स यहाँ पे बोले, तो इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है। की कंसिडरेशंस में देख लेते हैं। तो की कंसिडरेशन में जो नीचे सेक्शंस है वो हम आगे भी देख रहे थे,
जब रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स की बात हो रही थी। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 सेक्शन 7 ये रिपीट पॉइंट्स है, तो अभी अपने वापस डिस्कस नहीं करते, आप रीडिंग में एक बार उसको सिर्फ टैली कर लेना। फॉर्म नंबर भी वही है, INC 27 वाला, वो भी बात हो चुकी थी। और MGT 14 आप जानते हैं, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, MGT 14 आने ही वाला है। लास्ट पॉइंट भी रिपीट हो रहा है उसमें, 95% मेंबर्स वाला। हमने देखा था ना, अगर मीटिंग बुलानी है शॉर्टर नोटिस पे और 21 क्लियर डेज का टाइम नहीं है, तो आप सारे मेंबर्स को ऑनलाइन इंटीमेशन भेज के उनका कंसेंट ले सकते हो। और 95% मेंबर्स ने हाँ बोल दिया तो 21 डेज से अर्ली हम मीटिंग रख सकते हैं, ये भी पॉसिबल है शॉर्टर नोटिस पे। तो ऐसे पॉइंट्स बार बार आते रहेंगे तो आपको रिकॉल भी हो जाएंगे और रीड नहीं करने पड़ेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स का इफेक्ट क्या होगा? वेरी सिंपल आंसर, अब ये जो ऑल्टर्ड आर्टिकल्स हैं यही ओरिजिनल के बराबर है, अब यही है जो भी है और इन्हीं को फॉलो करना है, और आगे कंपनी में जो भी मैनेजमेंट होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। सिंपल सी ये बात बोल दी। इसके बाद अगर आर्टिकल्स की कॉपी कोई भी आपसे मांगता है तो पुरानी कॉपी गलती से भी नहीं देनी है। ऐसा नहीं प्रिंट आउट निकाल के रखिए पहले इसको खत्म करते हैं, तो स्टॉक क्लियरेंस सेल तो है नहीं, तो बचा हुआ सामान पहले बेचो फिर नया स्टॉक निकालेंगे। पुराने आर्टिकल्स जो हैं वो अगर आपने किसी को गलती से वो कॉपी दे दी नए आर्टिकल्स रजिस्टर होने के बाद, तो उसकी पेनल्टी है, पर कॉपी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। जितने ऐसे आर्टिकल्स की कॉपी बांटोगे ना उस हिसाब से फाइन आपको देना पड़ेगा, और 1000 रुपीज या ऐसा कुछ पर कॉपी का वो लोग फाइन आपसे चार्ज करते हैं। तो सोच लो कितना महंगा पड़ सकता है। इतने की तो कॉपी नहीं होगी आपकी जितना पेनल्टी लग जाएगी एक पुराना डॉक्यूमेंट इशू करने पे, तो वो नहीं करना। नेक्स्ट देखें सेक्शन 8 कंपनी के बारे में क्या बोला, ये हेडिंग से ही कवर होने वाला पॉइंट है। सेक्शन 8 कंपनी आपको ध्यान में, नॉन प्रॉफिट कंपनी, ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये लोगों से पैसा रेज करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, प्रॉफिट अर्न भी करते हैं, लेकिन डिविडेंड की तरह मेंबर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अगर प्रॉफिट कमाया है तो उसको रिटेन करके वापस से उसी बिजनेस के लिए या सोशल कॉज के लिए यूज करेंगे। अब बोला कि इनको लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसी कंपनी चलाने के लिए, तो लाइसेंस के बिना आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते। अब लाइसेंस जब गवर्नमेंट ने दिया तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में वो बातें लिखवाते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए कि आप सेक्शन 8 कंपनी हो। जैसे आपने बोला अभी डिविडेंड नहीं बांट सकते, ये बात उनके आर्टिकल्स में क्लियर होती है। अब आपने क्या किया, आर्टिकल्स में ये सब लिखवा लिया और लाइसेंस ले लिया। लाइसेंस लेने के बाद आर्टिकल्स आपने ऑल्टर कर दिए, तो ऑल्ट्रेशन करके ना आपने पॉइंट ही हटा दिया कि हम डिविडेंड नहीं बांट सकते और सबको डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो मेन पर्पस था वो डिफीट हो गया ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी यार ये तो आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो। पहले आपने बोला हम समाज सेवा करेंगे, हमसे लाइसेंस लिया, टैक्सेशन में आपने बेनिफिट्स ले लिए, ग्रांट सब्सिडी इंटरेस्ट में सब्सिडी सब बेनिफिट ले लिए। अब क्या किया आपने, आर्टिकल चेंज कर दिए, तो हमसे पूछे बिना चेंजेस करोगे हम अलाउ नहीं करेंगे। तो सेक्शन 8 कंपनी को अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कोई भी ऑल्ट्रेशन करने हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ही नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। तो हेडिंग से उतना पॉइंट कवर हो जाएगा, अंदर कुछ नया नहीं बोला। उसके नीचे देख लो वो ऑल्ट्रेशन वाला पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा था, 1000 रुपए पर कॉपी पेनल्टी, वो सेक्शन 15 का रेफरेंस है, वही बात रिपीट हो रही है जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि अब नई कॉपी देना सबको, पुरानी वाली मत देना, और अगर पुरानी वाली बांटोगे तो पर कॉपी 1000 रुपीज का आपके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, क्लियर, ये कंडीशन समझ आ गई। बाकी तो फिर वो सैंपल्स है रिजोल्यूशन के। थियरी में देख लो चैप्टर में आगे कुछ बचा है क्या, कोई टॉपिक पेंडिंग है? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सब बातें हो गई थी। बाकी क्लॉजेज, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स, प्रोसीजर सब डिस्कस हो गया था। ठीक है, तो चैप्टर 3 का आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है। आपकी कुछ क्वेरीज हैं, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ रीड किया हो, किसी पॉइंट में कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट टेस्ट का एक दिन निकाल के प्रैक्टिस करवा देता हूँ, मेरे ध्यान में है। मेरा एक्चुअली में अभी जो टारगेट है आपका SBEC में वो ये पहले 6 चैप्टर्स एक बार पैकअप करना है। 3rd चैप्टर बड़ा था, बाकी के चैप्टर्स में कंटेंट कम है, तो मैं 6 चैप्टर्स के बाद इसमें आपको ब्रेक देने वाला हूँ। आपकी टेस्ट होगी और तब तक मैं DT वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो मीनवाइल फिर अपने एक दिन जैसे 6 चैप्टर्स खत्म होंगे ना, एक दिन रख लेंगे जिसमें रिजोल्यूशंस को कैसे लिखना है मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। मुझे आपको फॉर्मेट ही समझाना है, अगेन लिखना आपको यहीं पे, तो मैं यहीं बैठ के एक बार आपको लिखवा दूंगा, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो कर लेंगे। बाकी और कुछ आपको कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन कुछ है तो देख लो, कुछ पूछना है? पेज 58, हाँ बोलो। इफ एनी लीगल प्रोसीडिंग वाला, हाँ ठीक है, पेज 58 पे आप देख लो, ये केस का रेफरेंस है, उसमें क्या बोला है। इफ एनी लीगल प्रोसीडिंग इज कमेंस्ड आफ्टर चेंज इन द नेम अगेंस्ट द कंपनी इन इट्स ओल्ड नेम, द कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज इफ इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट एन इनक्योरेबल डिफेक्ट एंड द प्लेंट कैन बी अमेंडेड। मतलब इतना बोल रहे हैं कि अगर आपने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लिया तो आपकी कंपनी में जो भी केसेस एग्जिस्टिंगली चल रहे थे कोर्ट में, वो कौन से नाम से चल रहे होंगे? पुराने नाम से। तो जो सामने वाली पार्टी है
उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करवा दे और कोर्ट को इन्फॉर्म कर दे कि भाई इन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लिया है, अब ये नया नाम है। तो हमने जो प्लेंट फाइल किया था उसमें हमने ओल्ड नेम लिखा था, हम उसकी कॉपी रीसबमिट कर देते हैं विद न्यू नेम, ताकि कोर्ट को भी वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि हाँ इनकी कंपनी का नाम चेंज हो गया। अगर आप ओल्ड नेम से ही कंटिन्यू करते रहोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट तो आ ही गया ना। जिस कंपनी पे केस चल रहा है आरओसी के रजिस्टर में वो नाम की कोई कंपनी नहीं है, तो टेक्निकली इट इज अ प्रॉब्लम। लायबिलिटी तो रहेगी कंपनी की लेकिन नए नाम से। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन में खाली नाम चेंज करवा देना है, ओल्ड के बदले न्यू। तो इतना तो आप ध्यान रख ही सकते हो, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है जिसमें आपको कोई बहुत मेहनत करनी पड़े। एक पेपर वापस फाइल करना है कोर्ट में और इंटीमेशन देना है कि जहां जहां पुराना नाम लिखा था वहां ये नया नाम कंसिडर कर लो और केस इस नाम से कंटिन्यू करो। कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, केस वैसे ही चलता रहेगा। आ गया समझ में? और कोई पॉइंट, कुछ क्वेरी? हाँ, तो 4 पॉइंट्स आपको शॉर्ट में एक बार समराइज करवा देता हूँ। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने ही सिटी में, लोकल टाउन में, लोकल एरिया में एक एरिया से दूसरे एरिया अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो। इस एरिया से आप किसी और एरिया में चले गए विद इन द सेम सिटी सेम लिमिट्स। तो इसमें मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेमोरेंडम में स्टार्टिंग में यूजुअली सबने सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है, इवन आरओसी भी मेंशन नहीं होती, सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान इतना ही लिखा होता है। तो आज भी आप गुजरात में ही हो, पहले भी गुजरात में थे, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सिटी, ना आरओसी चेंज हुई ना स्टेट चेंज हुआ, तो आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा आरओसी में नए एड्रेस का, वो INC 22 में, वो तो आपको करना ही है। लेकिन मेमोरेंडम पूरा ऑल्टर करना, उसका स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, वो इतना बड़ा प्रोसीजर, EGM करवाना, वो सब नहीं करना है। नीड नहीं है तो क्यों करेंगे, क्यों इतना फालतू मेहनत करनी है? क्योंकि एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना कितना टाइम कंज्यूमिंग है आपको पता है। वो स्टोरी स्टार्ट होती है बोर्ड मीटिंग से, उसका भी तो नोटिस भेजना है, वहां से लेके फिर MGT 14 तक बात जाएगी, तो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है उसमें। सेकंड ऑप्शन बोला था कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो विद इन द सेम स्टेट, विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेम आरओसी, उसमें भी सेम प्रोसीजर है, INC 22 इज इनफ, आपको बाकी कुछ नहीं करना है। वहां पे आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन मेमोरेंडम को ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा, वो पॉइंट वहां पे नहीं है। तो रिजोल्यूशन जो उन्होंने बोला है वो आपको पास करना है, बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, दैट इज नीडेड, लेकिन मेमोरेंडम को ऑल्टर नहीं करना है, वो प्रोसीजर से आप बच गए। थर्ड ऑप्शन था कि आप विद इन द सेम स्टेट शिफ्ट कर रहे हो लेकिन आरओसी का ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो रहा है, तो वह RD वाली परमिशन ऐड ऑन कर दी कि RD से पूछना पड़ेगा। स्टिल इसमें भी अभी मेमोरेंडम को ऑल्टर करने की बात उन्होंने नहीं की थी। और लास्ट ऑप्शन क्या था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, डेफिनेटली जब स्टेट ही चेंज हो रहा है तो मेमोरेंडम में ऑल्टर किए बिना आप इस बात को फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन यहाँ पे सर्टन हो गया। तो पहले 3 केसेस में मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नीडेड नहीं था, फोर्थ केस में कंपलसरी है कि वो होना ही है, और वहां पे परमिशन RD के बदले सेंट्रल गवर्नमेंट की कर दी उन्होंने। तो ऐसे अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर लोगे, चारों पॉइंट्स को याद रखना बहुत ईजी है। पहले में सिर्फ बोर्ड मीटिंग, दूसरे में प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन, तीसरे में RD और चौथे में सेंट्रल गवर्नमेंट। लेवल भी तो बढ़ता जा रहा है, आप जहाँ पे थे वहां से अलग जगह लोकेट करते जा रहे हो, तो ये पॉइंट्स आने वाले हैं। हाँ 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 हाँ, देख लेते हैं किस सेंस में है वो। The company shall not less than 1 month before filing an application with RD for change of registered office serve individual notice on each debenture holder, depositor, creditor of the company, clearly indicating the matter of application and stating any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration of MOA may intimate his nature of interest and grounds of opposition to the regional director with a copy of the to the company within 21 days। वो प्रपोज ऑल्टरेशन उन्होंने बोला है वो ठीक है, लेकिन सेंस उसका वही है, ऑल्टरेशन इन द सेंस कि जो आप एड्रेस अपना शिफ्ट कर रहे हो उसको एक फ्रेज के थ्रू समझा दिया उन्होंने, तो इसलिए प्रपोज ऑल्टरेशन उन्होंने बोला होगा। और कहीं यहाँ पे सी पॉइंट में ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं बोला है ना कि आपको MOA को ऑल्टर करना पड़ेगा। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ, मेरे ध्यान में भी यही है कि तीनों में नहीं करना होता है, लास्ट वाले में करना पड़ता है, बट अगर ऐसा कहीं पॉइंट है तो अगर गलती है तो मैं करेक्ट करा देता हूँ। नहीं, ऐसा कहीं उन्होंने मेंशन किया नहीं ऑल्टरेशन को लेके, और लास्ट वाले केस में लिखा तो D वाला पॉइंट है उसमें तो 13 सबसेक्शन 6 में स्पेसिफिक बोला है, और ऊपर भी बोला है कि दिस विल रिलेट टू ऑल्टरेशन ऑफ MOA, लेकिन यहाँ C पॉइंट में ऐसा बोला नहीं है, तो उस हिसाब से अपने वही मान के चल रहे हैं कि ऑल्टरेशन की नीड नहीं है।
क्योंकि जो हमने पढ़ा था बेसिक मेमोरेंडम को लेके उसमें यही बोला था कि आपको सिर्फ स्टेट मेंशन करना होता है, आरओसी को मेंशन करने का कोई पॉइंट था नहीं। तो जब स्टेट वही का वही है तो आरओसी मेंशन ही नहीं है उसमें, तो आईएनसी 22 के बेस पे अपना काम हो जाएगा जो भी रेलेवेंट फॉर्म है, तो दैट इज ओके। तो वो जनरल पार्लेंस में लिखा है, उसको टेक्निकली नहीं देखेंगे चलेगा। ठीक है, और कोई क्वेरी किसी की? हाँ हाँ ठीक है, वो फर्स्ट वाले से कनेक्टेड ही है ना, तो एक बार फर्स्ट वाला भी देख ही लेते, नहीं तो पता नहीं चलेगा। जो फर्स्ट केस है भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला, इट वाज हेल्ड दैट द एम्प्लॉयज यूनियन which was a registered body and which represented quite a number of employees at the registered office would have the legal standing to appear before the court and oppose the application on the ground that their interests are likely to be affected if the resolution for shifting of office from one state to another is confirmed by the court. In short, उनके पास ऑब्जेक्शन रेज करने का राइट है कि भाई इतने सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये शिफ्टिंग हो गया तो। बट आगे क्या बोला? इट वाज हेल्ड दैट द एम्प्लॉयज यूनियन कैन नॉट अपोज ऑन द ग्राउंड that there would be loss of revenue or unemployment in the state, or that the meeting at which such special resolution was passed was itself not valid. अब बोला कि ये ग्राउंड्स नहीं चलेंगे। आप रीजन क्या दे रहे हो? बोले ये कंपनी गुजरात से महाराष्ट्र चली जाएगी तो गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ऐसा वो वर्कर्स की यूनियन या आपकी जो यूनियन है ये आर्ग्यूमेंट दे रही है। तो बोला आप यूनियन हो, आप अपना देखो ना, आपको पूरे स्टेट का ठेका लेने की जरूरत नहीं है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, कितने लोगों का काम चला जाएगा या शिफ्ट हो जाएगा, या महाराष्ट्र स्टेट में लोगों को काम ज्यादा मिलेगा और यहाँ कम मिलेगा, वो आपका हेडेक नहीं है। पर्सनली आपका क्या प्रॉब्लम है वो बोलो ना, सोशल बातें करने की कोई जरूरत नहीं। तो उस सेंस में बोला कि स्टेट में एम्प्लॉयमेंट की कमी हो जाएगी, वो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो जिसका प्रॉब्लम है वो देख लेगा, वो आपके ज्यूरिसडिक्शन का मैटर ही नहीं, आप उसको छोड़ दो। तो उस सेंस में उन्होंने एक डिसीजन दिया। दूसरा, जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ था जिस मीटिंग में, वो वैलिड नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो यूनियन का मैटर नहीं है, वो तो कंपनी का मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स में से किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो वो जाके एनसीएलटी में बात करेंगे। उस मैटर से ये लेबर यूनियन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं और वो मैटर में उनको इन्वॉल्व होने का राइट नहीं, ये कोर्ट ने क्लियर किया। आगे दूसरे केस में, इट वाज हेल्ड दैट वेयर द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस was in accordance with the scheme approved by the BIFR, it was held that workers had no right of objection because their continuation in the company's employment was ensured. ये अपन ने देखा था, मैंने आपको समझाते टाइम ये पॉइंट का यूज किया था कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट से आपको हटा नहीं रहे, बोल रहे हैं आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी लेकिन हम ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हमें शिफ्ट नहीं होना है इसलिए कंपनी को बोलो कि चेंज ना करे। भाई उनका डिसीजन जो है वो लार्जर स्केल पे है, काफी सारी चीजें उनको भी सोचनी है। सिर्फ एम्प्लॉयज को कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा इस रीजन से वो कंपनी शिफ्ट ना करे और उसको लॉसेस में लेके चले जाए, वैसा भी नहीं हो सकता। तो उतना तो आपको भी एडजस्ट करना ही। वो आपको निकाल रहे हैं, आपका काम छीन रहे हैं तो बात अलग है। उस केस में अगर आप फाइट करते हो तो हो सकता है कोर्ट आपकी बात सुनेगा। ये क्लैरिफाई किया। और भी एक केस है जो नेक्स्ट पेज पे बोला है, क्वालिटी आइसक्रीम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। इसमें कुछ अलग सिचुएशन थी, वो भी समझ लेते हैं। इन दैट केस द कंपनीज पिटिशन फॉर शिफ्टिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू दिल्ली was opposed by 2 employees of the head office on the ground that their action against the company would be prejudiced. The CLB said that the facility for litigation is not a valid ground to stall the shifting. Stall मतलब उसको रोकना. There was no restraint order from any court against the proposed shifting. The CLB allowed shifting subject to the condition that the interest of none of the employees at the registered office would be prejudicially or prejudiced by retrenchment or otherwise. Retrenchment का मतलब होता है काम से निकाल देना। तो वही पॉइंट वापस आ गया। तो 2 एम्प्लॉयज ने ऐसा बोला कि अगर आप ये कंपनी को वेस्ट बंगाल से दिल्ली या कोलकाता, जहाँ भी वो बोल रहे हैं दिल्ली, तो शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो वहां पे अगर आपने शिफ्ट किया ना तो एम्प्लॉयज का जो इंटेंशन है या जो उनका राइट है उसको प्रेजुडिशियली या नेगेटिव इफेक्ट होगा। बट कोर्ट ने या सीएलबी ने जब ये मैटर देखा तो उन्होंने बोला हमें ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है कि किसी एम्प्लॉय का कोई नुकसान हो रहा है या किसी को निकाल दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग रीजन। तो अगर आपको दूसरे सिटी में जाके काम करने से प्रॉब्लम है तो आप रेजिग्नेशन दो, कहीं और जाओ। कंपनी ने आपको निकाला नहीं है ना, तो जब तक नहीं निकाला है तब तक उनका शिफ्टिंग करने का पूरा राइट है और वो वैलिड रहेगा। नहीं तो अननेसेसरी हर कंपनी में ऐसे ही होगा, ऑफिस शिफ्ट करेंगे, 2-4 एम्प्लॉय आ जाएंगे उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो होती है ना, एक सिटी से आपको पूरे फैमिली के साथ दूसरी जगह जाके शिफ्ट होना पड़ेगा, घर चेंज करना पड़ेगा, दूसरा घर लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम होने वाली है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको भी सेटअप करने में टाइम लगेगा, तो इस रीजन से आप तो अपोज ही करोगे कि जो चल रहा है चलने दो, लेकिन ये जेन्युइन रीजन नहीं माना जाएगा, ये बोला होगा। डन, यहाँ तक पता चलो? ठीक है, और कोई पॉइंट में डाउट और कोई केस या सेक्शन? क्लियर कंडीशन यहाँ तक? तो ये चैप्टर 3 में आपके सारे प्रोविजंस कंप्लीट है यहाँ पे।